हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू वाईएसआर एकेडमी। तो हम लोग पढ़ रहे थे अपने ग्राफ के बारे में, ठीक है बच्चों। तो बेसिक मैथ्स में हम लोग का जो आज का टॉपिक वो है क्वाड्रेटिक फंक्शन। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपने प्रीवियस वन मतलब कि स्ट्रेट लाइन वाला ग्राफ अच्छे से रिवाइज किया होगा, ठीक है। आइए तो हम लोग उसके ऊपर एक बेसिक सा रिवीजन वापस से देख लेते हैं अपना। देखिए मैंने आपको लास्ट टाइम स्ट्रेट लाइन ग्राफ का, ठीक है, स्ट्रेट लाइन ग्राफ का एक लीनियर इक्वेशन बताया था। क्या था वो? y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। और उसके बाद में हमने ग्राफ ड्रॉ करने के बाद में लास्ट में एक ग्राफ ड्रॉ किया था, v इक्वल्स टू यू प्लस एटी एंड v इक्वल्स टू यू माइनस एटी का ग्राफ हमने ड्रॉ किया था, ठीक है बच्चों। अब देखो जो ग्राफ हमने ड्रॉ किया था v और t के बीच, ठीक है, जो ग्राफ हमने v और t के बीच ड्रॉ किया था वो ग्राफ मेरा कैसा बना था? वो ग्राफ मेरा बना था कुछ ऐसा, ठीक है। कैसा बना था? वो मेरा ग्राफ कुछ ऐसा बना था। और यहां पे इसका कोऑर्डिनेट था 0, u। क्या था इसका कोऑर्डिनेट? इसका कोऑर्डिनेट था 0, u। अब यहां पे अगर आप लोग ध्यान से देखें, यहां पे अगर आप लोग ध्यान से देखें तो यहां पर ये मेरा एंगल क्या बन रहा है? थीटा बन रहा है, ठीक है। यहां पे मेरा एंगल क्या बन रहा है? थीटा बन रहा है। अब अगर आप लोग ध्यान से देखें, मैं आपको यहां पर पूछ लू कि बताइए m इक्वल्स टू टेन थीटा होता है अपना, ठीक है। और m बराबर मेरा क्या होता है? स्लोप भी होता है, ठीक है। m बराबर मेरा क्या होता है? स्लोप भी होता है। स्लोप का सीधा मतलब होता है y एक्सिस अपॉन x एक्सिस। स्लोप का सीधा मतलब होता है y एक्सिस अपॉन x एक्सिस, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, अगर मैं यहां पर m इक्वल्स टू टेन थीटा लिखता हूं, ठीक है, और y एक्सिस पे क्या है मेरा? v है, v अपॉन t। तो मुझे ये क्या मिल रहा है? एक्सेलरेशन नहीं मिल रहा है, ये मुझे क्या मिल रहा है? एक्सेलरेशन मिल रहा है। तो मैं यहां पर क्या बोल सकता हूं? तो मैं यहां पर बोल सकता हूं कि स्लोप ऑफ vt ग्राफ, मैं यहां पर क्या बोल सकता हूं? स्लोप ऑफ vt ग्राफ क्या होता है मेरा? एक्सेलरेशन होता है, ठीक है बच्चों। स्लोप ऑफ vt ग्राफ मेरा क्या होता है? एक्सेलरेशन होता है, क्योंकि स्लोप का सीधा मतलब होता है y एक्सिस अपॉन x एक्सिस, ठीक है बच्चों। अब देखो, अब ये जो चीजें हमने यहां पर पता की है, बस इसी के ऊपर अब मैं आपको एक क्वेश्चन यहां पर देने वाला हूं, ठीक है बच्चों। आइए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है? देखो यहां पर मैंने आपको एक ग्राफ दिया हुआ है। क्वेश्चन को अच्छे से नोट डाउन कर लेना। मैंने आपको एक ग्राफ दिया हुआ है v और p के बीच में, ठीक है। चलो तो ये देखो, ये है मेरा पहले पार्टिकल का पाथ, और ये है मेरा दूसरे पार्टिकल का पाथ। ये है मेरा पार्टिकल A और ये है मेरा पार्टिकल B का पाथ। अब अगर मैं यहां पे एंगल ड्रॉ करता हूं, देखो तो ये एंगल मेरा है 30 डिग्री, और ये जो एंगल यहां पर मेरा बना हुआ है, इसको दूसरे रंग से निकालता हूं। ये जो एंगल मेरा यहां पर बना हुआ है ये मेरा है 45 डिग्री। अब मेरा आपसे यहां पर सवाल ये है कि फाइंड द रेशियो बिटवीन acceleration of particle A and particle B अब ध्यान से देखना बच्चों, जो मैंने आपको अभी सिखाया, मैंने क्या सिखाया आपको कि VT ग्राफ का स्लोप आपको क्या देगा? आपको एक्सेलरेशन देगा। और मैंने आपसे ये सवाल अभी पूछ भी लिया है कि बताइए कि A और B के एक्सेलरेशन का रेशियो क्या होगा? A और B के एक्सेलरेशन का रेशियो क्या होगा? तो क्वेश्चन मेरा बहुत ही इजी है, इतना कुछ टफ भी नहीं है, ठीक है। अभी मैंने देखा कि A इक्वल्स टू मुझे क्या मिला था? tan थीटा मिला था। मतलब स्लोप ऑफ VT ग्राफ क्या होता है? मेरा एक्सेलरेशन होता है।
बस कुछ नहीं करना है, अब इसको कर देना है मुझे डिवाइड, एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल ए डिवाइड बाय एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल बी। तो यहाँ पे कितना मिल जाएगा मेरे को, देखिए 10, ए पार्टिकल एक्सेस के साथ कितना एंगल बना रहा है 45 डिग्री, तो यहाँ पे कितना मिल जाएगा 10 45 डिग्री डिवाइडेड बाय पार्टिकल बी एक्स एक्सिस के साथ, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है 30 डिग्री, तो यहां मुझे मिल जाएगा 30 डिग्री। 1045 की वैल्यू 1 होती है, 1030 की वैल्यू कितनी होती है 1/√3 होती है। ठीक है, कितनी होती है बच्चों 1/√3 होती है। बस कुछ नहीं करना है, √3 ऊपर पहुंच जाएगा तो रेशियो कितना मिल जाएगा √3:1। मेरा क्या होगा आंसर होगा रेशियो ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल ए एंड बी इज √3:1। कितना मिल जाएगा बच्चों √3:1 मुझे मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, आई होप कि आपको इसमें कोई डाउट नहीं होगा, बहुत सिंपल क्वेश्चन था। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। मान लो कि क्वेश्चन अगर आप थोड़े दूसरे टाइप में पूछ लिया जाए तो आपको क्या करना होगा, आइए देखते हैं उसके बारे में कि वो क्वेश्चन कैसा होगा। देखिए, अब यहां पे तो एंगल आपको पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ मिल गया था। इन केस मान लो अगर एंगल आपको पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ नहीं मिलेगा तब आप लोग क्या क्या करोगे, तो ये है आपका वीटी कर्व, और सेम यहां पे मैं लूंगा पहले पार्टिकल का पाथ। ठीक है, पहले पार्टिकल का पाथ, उसके बाद ये है मेरा दूसरे पार्टिकल का पाथ, ये है मेरा पार्टिकल ए और ये है मेरा पार्टिकल बी। अब लेट सपोज कि यहां से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है 30 डिग्री और यहां से अब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है 30 डिग्री। ठीक है, अब मेरा आपसे फिर से वही सेम सवाल है, सवाल में कोई तोल मोल नहीं है। फाइंड दी, इसको क्या हो जाता है बीच बीच में, फाइंड दी रेशियो बिटवीन, फाइंड दी रेशियो बिटवीन acceleration of particle A and particle B ओके। अब देखो इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करना है, कुछ नहीं करना, बहुत सिंपल है, केवल आपको एंगल ही तो पता करना है। सबसे पहली बात मुझे जो मालूम है कि वो मैं क्या लिखूंगा कि मेरा एक्सेलरेशन क्या होगा यहाँ पर tan थीटा होगा, तो एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल ए डिवाइडेड बाय एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल बी। अब यहाँ पे मुझे केवल एंगल पता करना है, θ1 और θ2 की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, ये वाला कितना एंगल बना रहा है, ध्यान से देखो, बिल्कुल एकदम ध्यान से देखना कि ये 30 टोटल 60 हो गए, तो डेफिनेटली ये एंगल भी मेरा कितना होगा, ये एंगल भी मेरा 30 डिग्री होगा। अब कोई गलती से ये 30 मत ले लेना, ये टोटल एंगल मेरा कितना होगा, ये टोटल एंगल मेरा 60 डिग्री होगा। तो एक कितना एंगल बना रहा है यहाँ पर, ये आपका एंगल बना रहा है 1060 डिग्री का, कितना बना रहा है ये 1060 डिग्री, और ये आपका एंगल कितना बना रहा है पार्टिकल बी आपका बना रहा है 1030 डिग्री। 1060 की वैल्यू क्या होती है मेरी 1060 की वैल्यू होती है √3 डिवाइडेड बाय 1030 होता है 1/√3, √3 ऊपर जाएगा तो कितना मिल जाएगा 3:1 मुझे मेरा आंसर मिल जाएगा। तो एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल ए with ratio acceleration of particle B is 3:1। ठीक है बच्चों, फटाफट लिख लो इसको, एकदम अपने नोट्स में उतार लो, क्योंकि आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। काइनेमेटिक्स का फर्स्ट इक्वेशन हम लोग देख चुके हैं, अब हम लोग देखने वाले कि अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हो तो उसका ग्राफ हमको कैसे ड्रॉ करना है। अभी आपको ये सब चीजें कोई मतलब कि आपको लग रहा होगा सर क्या ही सिखा रहे हो, बिल्कुल भी सोचो मत, बिल्कुल भी ये सारी चीजें आपको हेल्प देंगी जब आप लोग बेसिक मैथमेटिक्स खत्म करने के बाद में रियल फिजिक्स आप लोग पढ़ने जाओगे, मतलब कि मोशन इन स्ट्रेट लाइन जब आप लोग पढ़ना स्टार्ट करोगे तो ये सारी चीजें आपको वहां पे मिलेंगी और इनका काम भी आएगा। बस अभी सीख के रख लो इनको। ठीक है बच्चों, लिख लो फटाफट।
चलो बच्चों, तो अब हम लोग बढ़ते हैं अपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन की ओर। आइए चलिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बच्चों देखिए, आपको एक मैं ऐसी ट्रिक बताऊंगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। किसी भी इक्वेशन का रूट अगर वो परफेक्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है, और अगर उसके रूट्स इंटीजर में मिलते हैं, तो डेफिनेटली मेरे उस ट्रिक से आप लोग किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट आसानी से निकाल लेंगे। ठीक है, चलिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है मेरा? क्वाड्रेटिक इक्वेशन में मेरा होता है पॉलिनोमियल फंक्शन। इट इज अ पॉलिनोमियल फंक्शन। इट इज अ पॉलिनोमियल फंक्शन हैविंग डिग्री 2, हैविंग डिग्री 2। ठीक है बच्चों, ये एक पॉलिनोमियल फंक्शन होता है जिसका क्या होता है, पावर, हाईएस्ट पावर 2 होता है। लाइक सपोज कि मैं अगर एग्जांपल लेता हूं क्या, तो आप सबको पता है कि स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपका क्या होता है y इक्वल्स टू ax² प्लस bx प्लस c। ठीक है, आपको ये मत बोलना सर ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है, गलत। वहां पे हम लोग y एक्सिस को 0 लेते हैं ताकि हम लोगों को x की वैल्यू मिल सके। ठीक है, बट ये होता है आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है बच्चों, चलो अब यहां पे अगर मैं बात करूं डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल की, तो y क्या है? तो y इज माय डिपेंडेंट वेरिएबल। y क्या है मेरा? y इज माय डिपेंडेंट वेरिएबल। और ये जो x यहां पर बैठे हैं, ये क्या है मेरा? दिस इज माय इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, दिस इज माय इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है बच्चों, अब ये मुझे मिल गया, तो मैं यहां से ये नहीं बोल सकता कि यहां पर मैं ये बोल सकता हूं y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स, कि y की वैल्यू x पर डिपेंड कर रही है। x जैसे जैसे चेंज होगा y भी वैसे वैसे क्या होगा, चेंज होगा। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं आगे। ये तो आप सब लोग जानते ही हैं। अब ये इक्वेशन मुझे और क्या क्या बता रहा है, ध्यान से देखो। यहां मुझे और क्या क्या मालूम पड़ रहा है कि a b एंड c आर कांस्टेंट। a b एंड c आर क्या है यहां पर? कांस्टेंट्स हैं। और अगर मैं इसके ग्राफ की बात करूं, तो इसका ग्राफ कैसा बनता है? इसका ग्राफ बनता है यू शेप का। किसका बनता है? इसका ग्राफ बनता है यू शेप का, जिसको पैराबोला कहा जाता है। जिसको क्या कहा जाता है? जिसको पैराबोला कहा जाता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं इसके अंदर, आ जाओ। अब देखो, जब हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करते हैं, तो वहां पे एक टर्म आया था क्लास 10th में, जब आपने फर्स्ट टाइम इसको पढ़ा होगा, b² माइनस 4ac। उसको हम लोग बोलते थे डिस्क्रिमिनेंट बोलते थे। ठीक है, तो देखो यहां पर जो मेरा ये टर्म था d इक्वल्स टू b² माइनस 4ac। ठीक है, क्या टर्म था मेरा? b² माइनस 4ac, इसको मैं बोलता था डिस्क्रिमिनेंट। अब इसकी वैल्यूज पॉजिटिव हुई, नेगेटिव हुई, इक्वल्स टू 0 हुई, तो उससे हम लोग क्या क्या अंदाजा लगा सकते हैं कि मेरे रूट्स रियल होंगे कि इक्वल होंगे कि नॉन रियल होंगे। ठीक है, चलिए अगर, ठीक है, if d is greater than 0, if d is greater than 0, तो मैं यहां पे क्या बोल सकता हूं? it has two real and unequal roots. It has two real and unequal roots. ठीक है, कब? जब मेरे d की वैल्यू 0 से बड़ी होगी। सेकंड केस क्या बन रहा है मेरा यहां पर? देखो सेकंड केस क्या बन सकता है यहां पर? if d इक्वल्स टू 0,
it has two equal roots. Okay, it has two equal roots. कब? जब मेरे d की वैल्यू 0 के बराबर, मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac जब बराबर होगा तो इट हैज टू इक्वल रूट्स. ओके, चलिए अब यहां पे आइए. इसका यूज उतना नहीं होता फिर भी ठीक है, देख लो. इफ d इज लेस देन 0, if d is less than 0, then it has two unreal roots or imaginary roots. ओके बच्चों, कब? जब मेरी d की वैल्यू क्या होगी? 0 से छोटी होगी. अब देखो यहां पर, अब यहां पे एक बात ये आती है कि मेरे पैराबोला के दो टाइप होते हैं, या तो वो अपवर्ड जाएगा या तो वो डाउनवर्ड जाएगा. बट अब वो अगर अपवर्ड है तो कैसे डिसाइड करें, अगर डाउनवर्ड है तो कैसे डिसाइड करें? तो देखो यहां पर ये सब डिसाइडिंग फैक्टर होता है मेरा ए का सिग्नेचर. अगर ए मेरा 0 से बड़ा है, मतलब वो पॉजिटिव है कि निगेटिव, वो भी मुझे देखना पड़ेगा. तो ध्यान से देखना, इफ a इज ग्रेटर देन 0 तो मेरा ग्राफ कैसा होगा? ओपनिंग अपवर्ड पैराबोला. तो मेरा ग्राफ कैसा होगा? ओपनिंग अपवर्ड पैराबोला. ठीक है, तो मेरा ग्राफ कैसा होगा? ओपनिंग अपवर्ड पैराबोला. अगर दूसरा केस देखूं तो इफ a इज लेस देन 0 तो ये मेरा क्या होगा? ओपनिंग डाउनवर्ड पैराबोला. तो ये मेरा क्या होगा? ओपनिंग डाउनवर्ड पैराबोला. ठीक है बच्चों, तो ये कुछ बातें थी जो आपका जानना जरूरी था कि अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ने जा रहे हैं तो इतनी बातें हमें पता होनी जरूरी है. ठीक है बच्चों, फटाफट इसको लिख के आप लोग ले लो. ठीक है बच्चों, चलो अब यहां पे हम लोग देखेंगे कि इस केसेस के साथ d ग्रेटर देन 0, d इक्वल्स टू 0, d लेस देन 0, फिर उसके बाद में अगर उनके साथ इस केस को भी जोड़ दिया जाए तो हमारे ग्राफ कैसे बनेंगे. ठीक है, आइए ध्यान से देखना आप लोग. देखिए, जैसे मेरा सबसे पहला केस 1, if d is greater than 0 and a is also greater than 0. अगर d और a दोनों 0 से बड़े हैं, तो अगर d 0 से बड़ा है तो मुझे क्या पता है? मुझे पता है कि मेरे दो इक्वल रूट्स मुझे मिलेंगे. मुझे क्या मिलेंगे? मुझे मेरे दो इक्वल रूट्स मिलेंगे. ओके, मुझे क्या मिलेंगे? मुझे मेरे दो इक्वल रूट्स मिलेंगे. प्लस ये क्या होगा? अपवर्ड ओपनिंग पैराबोला होगा. तो मेरा इक्वेशन क्या है? देखो, अगर मुझे y इंटरसेप्ट मालूम करना है, नॉर्मली मेरा इक्वेशन क्या होता है? y इक्वल्स टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c. अगर मुझे y इंटरसेप्ट पता करना है तो मुझे x को 0 करना पड़ेगा. अगर मैं x को 0 करता हूं, पुट x इक्वल्स टू 0, तो y की वैल्यू कितनी मिल जाएगी? c मिल जाएगी. ठीक है, y की वैल्यू कितनी मिल जाएगी? मुझे c मिल जाएगी. और मुझे पता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में x की दो वैल्यूज ही पॉसिबल है. ठीक है, क्यूबिक इक्वेशन रहेगा तो x की 3 वैल्यूज पॉसिबल है. पावर 4 इक्वेशन रहेगा तो x की 4 वैल्यूज पॉसिबल होती हैं. तो यहाँ पे तो मेरा पावर 2 है, तो मतलब मेरे केवल x की 2 वैल्यूज पॉसिबल है. तो जब मेरे x की 2 वैल्यूज पॉसिबल है और ये y को c पे अगर यहाँ पे काटेंगी तो मेरा ग्राफ कैसा बनना चाहिए? तो मेरा ग्राफ कुछ ऐसा बनना चाहिए. मेरा ग्राफ कुछ ऐसा बनना चाहिए. अब ध्यान से देखना, ये जो पॉइंट है, ठीक है, ये पॉइंट मेरा क्या बन जाएगा? ये 0, c होगा.
यहां पर x के दो रूट्स होंगे, एक अल्फा होगा और एक बीटा होगा, ठीक है। और ये ध्यान से देखो, ये जो है, ठीक है, ये जो पॉइंट है देखो, जब आप लोग किसी पैराबोला को बीच से काटोगे तो वो सिमेट्रिकली डिवाइड होता है। जब आप किसी पैराबोला को बीच से काटोगे तो वो क्या होता है, सिमेट्रिकली डिवाइड होता है। जैसे कि लेट सपोज कि मैं अगर इस डिस्टेंस को x1 बोलता हूं, ठीक है, तो ये जो आधा डिस्टेंस है, ठीक है, ये जो हाफ डिस्टेंस है ये बन जाएगा x1/2। ये हाफ डिस्टेंस कितना बन जाएगा, ये हाफ डिस्टेंस बन जाएगा x1/2। तो यहां का मैं अगर x कोऑर्डिनेट पूछता हूं इस पॉइंट का, तो वो मेरा होगा x1/2, 0। कितना होगा वो, x1/2, 0 होगा। बट इतना लेंदी, मतलब कि इतना लिखने की जरूरत नहीं है, जितना हमको जरूरत था वो हमने यहां पर लिख लिया है, ठीक है। चलिए, तो ये मेरा बन गया इसका पहले वाले केस का ग्राफ। अब आते हैं सेकेंड वाले, मतलब कि इसी का दूसरा पार्ट। क्या है वो है इफ d is greater than 0 and a is less than 0, ठीक है। इफ d is greater than 0 and a is lesser than 0, a की वैल्यू क्या है मेरी, निगेटिव है, ठीक है। a की वैल्यू क्या है मेरी, निगेटिव है। इसी को उठा लेता हूं मैं, ठीक है। a की वैल्यू क्या है मेरी, निगेटिव है। चलो कोई बात नहीं, मिट जा। देखो अभी, अब यहां पे अगर मेरे d की वैल्यू 0 से बड़ी है तो मेरा क्या होगा, यहां पर दो इक्वल, मतलब दो रियल रूट्स मेरे को मिलेंगे। अब अगर मुझे दो रियल रूट्स मिलेंगे तो यहां पर मैं क्या बोल सकता हूं, तो यहां पर मैं बोल सकता हूं, वेट गाइस, लाइट चली गई मे बी। ठीक है बच्चों, चलो, तो आई होप कि आपको इतनी सारी बातें समझ में आ गई होंगी। तो अब हम लोग चलते हैं कि ये जो केसेस यहां पर अपने हैं, ठीक है, ये जो अपने यहां पर केसेस हैं, इनके लिए हमको करना क्या है कि इनका ग्राफ कैसे बनेगा, ठीक है। चलिए वो देखते हैं। चलिए मैं यहां पर सबसे अपना पहला केस लेता हूं, केस 1। इफ d is greater than 0 and a is greater than 0, अगर मेरा ये कंडीशन है कि मेरे d की वैल्यू 0 से बड़ी है, ठीक है, मतलब 20 - 4 इसी क्या है, मेरा पॉजिटिव है, और मेरा a भी क्या है, पॉजिटिव है। तो आइए देखिए कि मेरा ग्राफ कैसे बनेगा। मेरा ग्राफ कैसे बन जाएगा, ध्यान से देखना आप लोग, ठीक है। देखो, ये है मेरा x एक्सिस, ये है मेरा y एक्सिस। अब जो मैं बेसिकली इक्वेशन लेता हूं अपना, वो मेरा इक्वेशन क्या होता है, वो मेरा इक्वेशन होता है y इक्वल्स टू ax² प्लस bx प्लस c, ठीक है। अब यहां पर अगर मुझे y इंटरसेप्ट चाहिए तो मैं x को 0 कर दूंगा, ठीक है। पुट x इक्वल्स टू 0, तो y की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, c मिल जाएगी। और मुझे पता है कि अगर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो x के दो रूट्स पॉसिबल हैं, प्लस a की वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन 0, तो ये मेरा क्या होगा, अपवर्ड ओपनिंग पैराबोला होगा। क्या होगा मेरा, ये अपवर्ड ओपनिंग पैराबोला होगा। तो ये ग्राफ मुझे मेरा कैसे मिल जाएगा, ये ग्राफ मुझे मेरा ऐसे मिल जाएगा, ओके। तो यहां पर ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या बन जाएगा, इसका कोऑर्डिनेट बन जाएगा 0,c, मतलब ये जो लेंथ है ये क्या है, मेरी c है। उसके बाद में ये मेरा अल्फा होगा और ये मेरा बीटा होगा। एक्स एक्सिस पे जहां पर भी ये ग्राफ कट होगा, एक्स एक्सिस के किसी दो ही पॉइंट पर ये ग्राफ काटेगा इस केस में,
ठीक है। तो x की दो वैल्यूज मिलेंगी, यही अल्फा और बीटा के x की वो दो वैल्यूज है। अब आइए सेकंड केस पे चलते हैं, मतलब कि केस वन में ही ये मेरा a पार्ट है। अब आइए दूसरे पार्ट में चलते हैं। इफ d इज ग्रेटर देन 0 एंड a इज लेस देन 0। अब केस देखिए कि मेरा d का वैल्यू क्या है, 0 से बड़ा है, और मेरा x a का वैल्यू क्या है, 0 से छोटा है। अब a का वैल्यू अगर मेरा 0 से छोटा है तो मैं यहां पे क्या बोल सकता हूं, मैं यहां पर बोल सकता हूं कि यहां पर मेरा क्या होगा, यहां पर मेरा ये जो होगा ये होगा डाउनवर्ड ओपनिंग पैराबोला। ठीक है, क्या होगा मेरा ये मेरा होगा डाउनवर्ड ओपनिंग पैराबोला। ऐसा क्यों बोला, क्योंकि मेरे a की वैल्यू 0 से छोटी है ना। मैंने क्या बोला, अगर a की वैल्यू 0 से छोटी तो मैं वहां पे क्या बोल सकता हूं, इट इज ओपनिंग डाउनवर्ड पैराबोला। इसको मैं क्या बोल सकता हूं, ओपनिंग डाउनवर्ड पैराबोला। बस वही है, ओपनिंग डाउनवर्ड पैराबोला। चलिए, जब ये ओपनिंग डाउनवर्ड पैराबोला है तो यहां पे कुछ नहीं करना है, बस डाउनवर्ड इसको रख दो। अब डी की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, मतलब एक्स के दो रियल रूट्स पॉसिबल है। ठीक है, दो रियल और अनइक्वल रूट्स, बस कुछ नहीं करना है, ये आपका ग्राफ बन जाएगा। यहां पर इंटरसेप्ट होगा, ये अल्फा होगा और ये आपका बीटा होगा। ठीक है बच्चों, ठीक है बच्चों। चलो, तो आई होप कि आपको ये दोनों केस तो समझ में आ गए होंगे। अब बढ़ते हैं हम लोग आगे, अपना केस टू। केस टू में भी दो चीजें होंगी कि जैसे कि मेरा केस टू क्या था, यहां पर देख लो, d इक्वल्स टू 0। बस d इक्वल्स टू 0 है, मुझे ये देखना है कि इफ d इक्वल्स टू 0 एंड a इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, ये मेरा क्या होगा, ये मेरा हो गया इसका पहला पार्ट, ये मेरा हो गया पहला पार्ट कि मेरा जो ग्राफ बनेगा वो इस कंडीशन के अकॉर्डिंग बनना चाहिए। अब मेरा जो दूसरा पार्ट होगा वो क्या होगा, वो मेरा दूसरा पार्ट होगा इफ d इक्वल्स टू 0 एंड a इज लेस देन 0। इफ d इक्वल्स टू 0 एंड a इज लेस देन 0। चलो, तो हम लोग ग्राफ ड्रॉ करते हैं। आइए, सबसे पहली बात कि a इज ग्रेटर देन 0 है तो मुझे क्या मिल जाएगा, अपवर्ड ओपनिंग पैराबोला मिलेगा। और यहां पे क्या दिखा रहा है, d इक्वल्स टू 0, मतलब दो इक्वल रूट्स मिलेंगे x के लिए। जब x की दो सेम वैल्यूज मिलेंगी तो मैं क्या बोलूंगा कि ग्राफ सिर्फ एक पॉइंट पे ही टच करेगा, काटेगा भी नहीं, सिर्फ और सिर्फ क्या करेगा, टच करेगा। ओके, तो वो कैसा होगा मेरा, देखिए वो मेरा कुछ ऐसा बनेगा। वो कुछ मेरा ऐसा बनेगा, ये y एक्सिस होगा, ये x एक्सिस होगा। ठीक है, अब देखो, अब मेरे y का इक्वेशन क्या है, मेरे y का इक्वेशन है y इक्वल्स टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c ऑन पुटिंग x इक्वल्स टू 0 आई गेट माई इंटरसेप्ट y इक्वल्स टू c। तो ये y इक्वल्स टू c पे कहीं तो कट करेगा। अब यहां पे ऐसा भी पॉसिबिलिटी है कि मे बी c का इंटरसेप्ट ही ना दिया हो, तो ग्राफ मेरा कैसे बनेगा, देखो एक तो पहली बात, अगर c दिया होगा तो ग्राफ मेरा कुछ ऐसा बनेगा। ठीक है, ग्राफ मेरा कैसा बनेगा, ग्राफ मेरा कुछ ऐसा बनेगा जहां पे ये मेरा होगा 0,c, मतलब ये लेंथ मेरा कितना होगा, c का होगा। और यहां पर मेरे को सिर्फ a का वैल्यू मिलेगी, अल्फा या फिर बीटा। अल्फा बीटा नहीं मिलेगा, सिर्फ एक वैल्यू मिलेगी, जहां पर हम ये भी बोल सकते हो कि अल्फा और बीटा क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। बट कोई ऐसा भी होगा, बोल देगा सर मेरे पास तो सी की वैल्यू ही नहीं है, तो क्या इसको इंटरसेप्ट देना जरूरी है? नहीं बेटा, इंटरसेप्ट अगर नहीं भी दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है ना। मान लो कि आपके क्वाड्रेटिक इक्वेशन में इसकी वैल्यू 0, ये हो ही ना ये टर्म। ठीक है, तो y इक्वल्स टू क्या मिल जाएगा, y इक्वल्स टू 0 का मतलब ये जो ग्राफ होगा ये y एक्सिस से पास ही नहीं होगा, ये जो ग्राफ होगा ये y एक्सिस से पास ही नहीं होगा। तो कैसा मिल जाएगा, तो ये कुछ मुझे ऐसा मिल जाएगा। ठीक है, कैसा मिलेगा, ये कुछ मुझे
ऐसा मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। बट हम लोग इंटरसेप्ट वाला केस लेके चलते हैं, ठीक है, कि इनकेस की इंटरसेप्ट मुझे मिलता है। चलिए अब आते हैं सेकंड के ऊपर, यहां पे मुझे क्या मिल जाएगा। देखिए हमारे पास तो जुगाड़ है, आपके पास भले ना हो, आप लोगों को तो ड्रॉ ही करना होगा, ठीक है वो। चलो चलिए, OMG, देखो यहां पर क्या है मेरा, ए इज लेस देन 0, डाउनवर्ड ओपनिंग पैराबोला। ओके, कैसा होगा मेरा ये, डाउनवर्ड ओपनिंग पैराबोला होगा। कैसा मिल जाएगा, ये मुझे ऐसा मिल जाएगा, ये मेरा क्या होगा, 0, -c होगा। ठीक है, यहां पर भी इंटरसेप्ट मिले ना मिले बात एक ही है, बट ए की वैल्यू लेस देन 0 हुई तो ग्राफ मेरा क्या होगा, डाउनवर्ड होगा। अभी इतना ध्यान मत दो, इक्वेशन में हमको दिया हुआ होगा कि सी है कि नहीं है। ठीक है, हम लोग एक स्टैंडर्ड केस मान के चल रहे कि अगर ये डाउनवर्ड ओपनिंग पैराबोला हुआ तो मे बी वाई एक्सिस पे इंटरसेप्ट इसको मिलेगा, वो भी कौन सा वाई एक्सिस, निगेटिव वाई एक्सिस। ठीक है बच्चों, चलो लिख लो इसको। लिख लिया, चलो अब बढ़ते हैं आगे। अब बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले केस के ऊपर, केस 3। केस 3 का भी पहला पार्ट मेरा क्या होगा, वहां पे क्या था, इफ d इज लेस देन 0 एंड a इज ग्रेटर देन 0। अब यहां पे ध्यान से देखना आप लोग कि अगर d की वैल्यू, कि अगर d की वैल्यू मेरी क्या हो गई, a से छोटी हो गई, सॉरी d की वैल्यू मेरी क्या हो गई, 0 से छोटी हो गई, मतलब मुझे कोई रियल रूट्स नहीं मिलेगा, मतलब मुझे x एक्सिस की कोई वैल्यू मिलेगी ही नहीं। जब x एक्सिस की कोई वैल्यू मिलेगी नहीं तो ये x एक्सिस पे काटेगी ही नहीं। और प्लस a इज ग्रेटर देन 0 है, a क्या है, ग्रेटर देन 0 है, मतलब ये क्या होगा, अपवर्ड ओपनिंग पैराबोला होगा। तो ये ग्राफ मेरा कुछ ऐसे जाएगा। कैसे जाएगा ये ग्राफ कुछ मेरा ऐसे जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब आते हैं अपने सेकंड केस के ऊपर। सेकंड पार्ट क्या है मेरा, इफ d इज लेस देन 0 एंड a इज ऑल्सो लेस देन 0। कुछ नहीं महाशय, इसका सीधा उल्टा करना है और कुछ भी नहीं करना मुझे, इसका सिर्फ और सिर्फ उल्टा कर देना है ग्राफ। देखो ये ग्राफ मुझे ऐसा मिल जाएगा। अब यहां पर क्या हुआ है, ये यहां पर जो भी कुछ हुआ है बट एक्स एक्सिस को टच नहीं किया है, कंडीशन फुल्ली सेटिस्फाइड है। देखो अब मैं आपको ना 2-4 ट्रिक यहां पे बता दे रहा हूं जो आपको ध्यान में रखना है। सबसे पहली बात, ठीक है, अगर कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको दिया हुआ ax² + bx + c = 0, ठीक है, bx + c = 0 आपको दिया होगा। यहां पे a की वैल्यू सबसे पहले आपको क्या बता देगी कि पैराबोला मेरा अपवर्ड है कि डाउनवर्ड है। ठीक है, ये a की वैल्यू आपको बता देगी। फिर उसके बाद में c की वैल्यू आपको क्या बता देगी, इंटरसेप्ट बता देगी। क्या ही दिक्कत है, एक इक्वेशन, बस ग्राफ खत्म, बना डालो। चलो बनाते हैं, क्वेश्चन मैं आपको देता हूं इसके। चलो तो आइए बच्चों क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है आपका 4x² - 2x = 0। अब कोई मत बोलना सर आपने y क्यों नहीं लिया, बच्चा y भी ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट मुझे जब x इंटरसेप्ट निकालना होता है तो मैं y को 0 मान लेता हूं। ठीक है, चलो y लेना है तो y ले ही लेते हैं, अगर आपकी इतनी ही इच्छा है। y = 4x² - 2x, बट मुझे x इंटरसेप्ट चाहिए, ओके, फॉर x इंटरसेप्ट y = 0। अब इक्वेशन क्या मिल जाएगा, 4x² - 2x = 0। अब मुझे x की वैल्यू चाहिए, अब मुझे क्या चाहिए, मुझे x की वैल्यूज चाहिए। तो मैं कहां से निकालूंगा x की वैल्यूज,
सबसे पहली बात है आप यहाँ से 2x कॉमन ले लो या फिर x कॉमन ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। 2x कॉमन लेके भी कर सकते हो, 2x वाला आप लोग यहाँ पे कर लेना। क्या मिल जाएगा 4x माइनस 2 इक्वल्स टू 0। अब इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन 0 है तो डेफिनेटली एक वैल्यू 0 होगी, या तो ये और 4x माइनस 2 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे क्या मिल गया मेरे को, x की वैल्यू 0 मिल गई और x की वैल्यू क्या मिल गई, 1/2 मिल गई। अब इस इक्वेशन को देख के क्या मालूम पड़ रहा है कि भैया यहाँ पे जो ये इक्वेशन है a की वैल्यू इज ग्रेटर देन 0, इसका मतलब क्या है, ये मुझे क्या मिलेगा, ओपनिंग अपवर्ड पैराबोला, ओपनिंग अपवर्ड पैराबोला मिलेगा मुझे। ठीक है, फिर उसके बाद में क्या दिख रहा है कि मेरे इंटरसेप्ट की वैल्यू क्या है, 0 है। मेरे क्या है, इंटरसेप्ट की वैल्यू क्या है, 0 है। चलो, जब मेरे इंटरसेप्ट की वैल्यू 0 है तो आइए ग्राफ बनाया जाए। फिर काहे देर कर रहे हो बाल को, चलो ग्राफ निकालो। ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, मेरे इंटरसेप्ट की वैल्यू 0 है, बट ये कट कर रहा है x को 2 पॉइंट के ऊपर। ये x को इस 2 पॉइंट के ऊपर क्या कर रहा है, कट कर रहा है। तो कुछ नहीं करना, जब ये ओरिजिन से पास हुआ है तो ये क्या होगा, मेरा ग्राफ कुछ ऐसा मिलेगा मुझे। मेरा ग्राफ कुछ कैसा मिलेगा, मेरा ग्राफ कुछ मुझे ऐसा मिल जाएगा, मतलब वो ऐसा पैराबोला बनाएगा। रुको, थोड़ा हम एक्स एक्सिस को ना नीचे कर लेते हैं, ताकि सबसे पहले मैं ग्राफ निकाल लो। बस अभी आप लोग एक्स एक्सिस यहां लगा दो। इसको बोलते हैं जुगाड़, डिजिटली जुगाड़। कोई दिक्कत नहीं, एक्स की वैल्यू 0 मिल गई और यहाँ पे क्या मिल गई, एक्स की वैल्यू मेरे को 1/2 मिल गई। ठीक है बच्चों, अब देखो, अब ये जो मुझे ग्राफ मिला है, अब इस ग्राफ से मुझे बहुत सारे कोऑर्डिनेट्स पता करने होंगे। सबसे पहली बात, ये जो लाइन है, ठीक है, ये जो लाइन यहां पर बनी है, ये ग्राफ को सिमेट्रिकली डिवाइड करती है। ये ग्राफ को सिमेट्रिकली डिवाइड करती है। अगर ये सेंटर वाली लाइन मेरी है तो ये पूरे लेंथ को क्या करेगी, आधे हिस्से में बांट देगी। तो ये टोटल 1/2 है, ये कितना बन जाएगा, 1/4 बन जाएगा। तो मुझे यहाँ का कोऑर्डिनेट मिल जाएगा 1/4, 0। और अगर मैं इसके कोऑर्डिनेट की बात करता हूँ, यहाँ पे x का कोऑर्डिनेट 1/4 है, बट मेरे पास y का कोऑर्डिनेट नहीं है। तो इस x की वैल्यू 1/4 के लिए y का कोऑर्डिनेट क्या होगा, वो मुझे निकालना होगा, क्योंकि मेरे पास y का इक्वेशन है, y इक्वल्स टू 4x² माइनस 2x। x की किस वैल्यू के लिए y क्या होगा, वो तो मुझे ये इक्वेशन बता ही देगा। 4 इंटू 1/4 का होल स्क्वायर 1/16 माइनस 2 इंटू 1/4, तो ये 2 2 4, 4 4 16, क्या आ गया 1/4 माइनस 1/2। आंसर कितना आ गया, -1/4। कितना मिल गया मुझे, -1/4 मिल गया। तो ये मेरे सारे कोऑर्डिनेट्स यहाँ पे क्या हो गए, फिल हो गए हैं। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत इसके अंदर, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक धांसू ट्रिक बताऊंगा। कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो, अगर वो परफेक्ट रूट्स निकाल के देगी, दो इक्वल या अनइक्वल रूट्स, कोई दिक्कत नहीं, उससे उस ट्रिक से आप लोग वैल्यू निकाल सकते हो। सीधी सी बात है। लेट सपोज हम लोग कोई एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल में भी मैंने दिया था, बट शायद वो फाइल में नहीं है। चलो कोई नहीं, हम लोग लिख ही लेते हैं। आइए चलिए एग्जांपल लेता हूं मैं। सबसे पहला x² माइनस x माइनस 9 इक्वल्स टू 0। अगर मैं इसको अपने ट्रेडिशन तरीके से सॉल्व करना चाहूं, फैक्टर्स निकाल के, कैसे कर सकता हूं, मेरे को रूट्स लेने होंगे ना, कि नंबर्स को मल्टीप्लाई करने पे -9x² और प्लस माइनस करने पे -x मिलना चाहिए। तो नंबर क्या ले सकता हूं मैं, -9x प्लस x -9x। ये परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं है, ये 8x, रुको नंबर में थोड़ा चेंज करना पड़ेगा, इसको हम ले लेते हैं 6। ठीक है, इसको हम लोग 6 कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा हमको, देखो x² यहाँ पे लेंगे, फिर यहाँ पे क्या लेंगे हम लोग, देखो
यहाँ पे हम लोग लेंगे -3x प्लस 2x माइनस 6 इक्वल्स टू 0। परफेक्ट क्या है मेरा, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। चलो कोई नहीं, अब यहाँ पे x कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा मुझे, देखो x कॉमन लेने पे x माइनस 3 प्लस 2 कॉमन ले लो, यहाँ पे x माइनस 3 इक्वल्स टू 0। अब एक काम करो, x माइनस 3 कॉमन ले लो तो x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 2 इक्वल्स टू 0। अब क्या मिल गया मेरे को यहाँ पर, देखो x की कौन सी वैल्यूज मिल गई, यहाँ पे x की दो वैल्यूज मिल गई, x माइनस 3 इक्वल्स टू 0 और x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। तो x की दो वैल्यूज मिल गई, x इक्वल्स टू 3 और x इक्वल्स टू 2। अब यहां पर देखो आप लोग कि ये जो यहां पर लिखा गया है कि ये, रुको ये -2 आएगा, कि ये जो मेरा मेथड है ये मेरा ट्रेडिशनल मेथड है। बट मेरे को इतना बड़ा करने की जरूरत है नहीं, जरूरत है बच्चों। आइए हम आपको ट्रिक बताते हैं। ट्रिक का नाम आज से आपका होगा एएम ऑसम ट्रिक, ठीक है। चलिए देखिए यहां पर क्या मिल जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 इक्वल्स टू 0। अब हम सबको पता है कि अगर इसके परफेक्ट रूट्स होंगे तो मुझे एक्स की वैल्यू निकालनी है। अब एक्स को भूल जाइए, एक्स को भूल जाओ। देखो मुझे ऐसे दो नंबर चाहिए जिसको मल्टीप्लाई करने पे -6 है और प्लस माइनस करने पे -1 है। तो ऐसे दो नंबर कौन से हैं मेरे पास, ऐसे दो नंबर हैं मेरे पास, एक तो -3 है और एक +2 है, ठीक है। -3 और +2 है, तो मुझे नंबर्स मिल गए। नंबर्स मिलने के बाद कुछ नहीं करना, एक्स स्क्वायर का जो भी कोएफिशिएंट हो उससे डिवाइड कर दो और उसके बाद में इसका साइन चेंज कर दो, 3, -2। मुझे मिल गए ना मेरे रूट्स, एक्स की दो वैल्यूज 3 और -2 मिल गए कि नहीं मिल गए, मिल गए ना। चलो सेम दूसरा इक्वेशन लेते हैं, यहां पे आ जाओ। क्वेश्चन ले लेता हूं मैं, एक्स स्क्वायर प्लस 20x प्लस 100 इक्वल्स टू 0। जोड़ के 20 मल्टीप्लाई करके 100, तो हम सबको मालूम है एकदम बेसिक चिंदी सा क्वेश्चन है। ट्रेडिशनल मेथड से करने जाऊंगा कोई दिक्कत नहीं होगा, बट मेरे को x की दो वैल्यूज चाहिए। कौन सी चाहिए मेरे को, x की ऐसी दो वैल्यूज चाहिए, मल्टीप्लाई करके +100 और जोड़ के +20 है तो +10 होगी। और क्या, आप लोग किसी भी इक्वेशन का कर सकते हो। मैं तो केवल एक एग्जांपल लिया हूं, देखो यहाँ पे +10 एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है, 1 है, 1 से डिवाइड कर दो तो x की दो वैल्यूज मिल जाएंगी और साइन चेंज कर दो। यहाँ पे साइन चेंज होगा -10, -10, तो आपको x के दो रूट्स मिल गए। कि x की ये देखो, अब ये जो x के रूट्स होते हैं मालूम है क्या होते हैं, ये x की वैसी वैल्यूज होती है जिसको पुट करने पे y इक्वल्स टू 0 होता है, ठीक है। जिसको पुट करने पे y इक्वल्स टू 0 मुझे मिलता है, ठीक है। चलो आ जाओ, अब एक t के टर्म में लेते हैं। देखो t के टर्म में इक्वेशन क्या ले सकता हूं मैं, टी स्क्वायर -21t या फिर +21t - 100 इक्वल्स टू 0। अब देखो, अब क्या इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए मैं दिमाग लगाऊंगा, फैक्टर्स, सिर्फ नंबर सोचना है मुझे। t की दो वैल्यूज चाहिए, ठीक है, प्लस माइनस करके 21 और मल्टीप्लाई करके -100। कुछ नहीं करना यार, 25 और -4 जोड़ के 21 मल्टीप्लाई करके -100, बस। टी स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है, 1 है, तो 1 से डिवाइड कर दो और साइन चेंज कर दो, -25 और +4, खत्म। टी के रूट्स मिल गए मुझे, टी के रूट्स मिल गए मुझे। कोई दिक्कत यहां पे आपको, लिख लो फटाफट, ठीक है। चलो तो एक और एग्जांपल लेता हूं मैं, क्या लेता हूं मैं, 4x स्क्वायर -4x + 1 इक्वल्स टू 0। अब देखो, अब मैंने यहां पे x स्क्वायर का कोएफिशिएंट बदल दिया है बच्चों। जब मैंने कोएफिशिएंट ही बदल दिया है तो कुछ नहीं करना है, x की दो वैल्यूज चाहिए मुझे, ठीक है। x की दो वैल्यूज चाहिए मुझे, मल्टीप्लाई करने पे +4 और प्लस माइनस करने पे -4 मिलना चाहिए। तो भैया ये तो केवल काम -2 और -2 ही कर सकते हैं, ठीक है। बट एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है मेरा, 4 है, डिवाइड बाय 4 कर दो तो x की वैल्यूज क्या मिल जाएंगी, 1/2, 1/2, क्योंकि यहां पे आते ही क्या करना है मुझे, साइन चेंज करना है। क्या करना है मुझे, यहां पे आते ही यहां पे मुझे साइन चेंज करना है, समझ गए। कोई दिक्कत इसके अंदर आपको, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब आप लोग किसी भी इक्वेशन का ग्राफ बनाने के केपेबल हो गए, ठीक है।
चलिए अब आपको केवल x की, देखो अब x इंटरसेप्ट मिल गया ना, क्या है ये आप लोग ट्रेडिशनल मेथड लगाओगे, ये वाला कहाँ लगाना, कहाँ गया भाई, अरे हाँ कहा है आप लोग ये सब लगाओगे, लगाना ही नहीं ना बच्चों आपको, ये इतना लंबा मेथड, मान लो ये तो मैंने सिंपल क्वेश्चन लिया था, कोई भयंकर क्वेश्चन मिल जाता तो तब क्या करते आप लोग, चलिए कोई नहीं, आइए हम लोग ग्राफ निकालते हैं, इसका तो समझ गए आप लोग, ठीक है। चलिए अब कौन से इक्वेशन का लेते हैं हम लोग ग्राफ, चलिए इसका ही निकाल लेते हैं, आइए एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स इक्वल्स टू 0। चलिए चलिए इसका ग्राफ ट्रेस कीजिए, ट्रेस एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स इक्वल्स टू 0। कुछ नहीं करना है, एक्स के दो रूट्स चाहिए, रूट्स निकालने के लिए क्या करना है, दो नंबर लेने हैं मुझे, ऐसे नंबर मल्टीप्लाई करने पे -6 और जोड़ने पे -1, तो क्या मिल जाएगा नंबर मेरे को यहाँ पे -3 + 2, कोएफिशिएंट से डिवाइड करेंगे एक्स स्क्वायर के 1 1, और इस स्टेप में जाते ही साइन चेंज +3 -2, तो मुझे x की दो वैल्यूज मिल गई, ठीक है, मुझे x के दो इंटरसेप्ट मिल गए, बस मेरा काम खत्म हो गया, मेरा काम खत्म हो गया, ठीक है। अब ध्यान से देखना आप लोग, ध्यान से देखना बिल्कुल भी, देखो यहां पर क्या दिखाई दे रहा है, c का वैल्यू क्या है मेरा, यहां पर c का वैल्यू -6 है, प्लस एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या 1 है, विच इज ग्रेटर देन 0, मतलब मेरे a की वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन 0, तो मैं यहाँ पे क्या बोल सकता हूँ, इट इज अपवर्ड ओपनिंग पैराबोला। अगर ये अपवर्ड ओपनिंग पैराबोला तो सबसे पहले x का इंटरसेप्ट निकाल लो, यहाँ पे -2 है, ठीक है, यहाँ पे -2 है और यहाँ पे क्या है +3 है, तो जो मेरा ग्राफ यहाँ पर बनेगा, एक काम करता हूँ ना मैं बच्चों, सबसे पहले ग्राफ ड्रॉ कर लेता हूँ, उसके बाद में इंटरसेप्ट लिखता हूँ ताकि ग्राफ थोड़ा अच्छा दिखाई दे। तो मेरा ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, मेरा ग्राफ कैसा बनेगा, मेरा ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, यहाँ पे क्या है मेरा -2 है और यहाँ पे क्या है मेरा +3 है। अब ध्यान देना आप लोग, कितने लोगों ने शायद गलती से इसको एकदम ऐसा परफेक्ट बना दिया होगा, ठीक है, परफेक्ट नहीं बनेगा बच्चों, परफेक्ट बनने का मतलब है कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस में भी बराबर मैग्नीट्यूड और नेगेटिव एक्स एक्सिस में भी बराबर मैग्नीट्यूड, तो ये ग्राफ थोड़ा सा वहां पे क्या होगा, शिफ्टेड होगा, ठीक है। अब ध्यान से देखो, ये कोऑर्डिनेट कौन सा है मेरा, ये वाला कोऑर्डिनेट है मेरा -6, क्या है ये 0, -6, खत्म, जहां कट हो -6 लिख दो, ग्राफ फ्री हैंड ही ड्रॉ करना है आपको, बट ये जो मेरा है ये है इसका मिडल पॉइंट, अब ये इसका जो मिड पॉइंट है इसका कोऑर्डिनेट निकालना मेरे को, तो बताइए ये कोऑर्डिनेट कितना बन जाएगा मेरा, ध्यान से देखो, ये टोटल लेंथ कितनी है भाई, इसको ना +3 -2 मत करना कि सर 1 बच रहा है, गलत, ये 3 सेंटीमीटर और ये 2 सेंटीमीटर, भले ही माइनस में, माइनस एक्सिस है वो, है तो डिस्टेंस ना, तो यहाँ पे टोटल कितना मिल जाएगा, ये 5 सेंटीमीटर मिल जाएगा, तो मिड पॉइंट कितना होगा इसका, ये 5/2, 0 होगा, कितना होगा ये 5/2, 0 होगा, और इसका x एक्सिस क्या होगा 5/2 होगा, बट मुझे y एक्सिस चाहिए, मतलब मुझे इसकी वैल्यू चाहिए कि इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू निकालनी है, तो x की वैल्यू देखो, इक्वेशन क्या है मेरे पास, y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, -6, x की वैल्यू कितनी है 5/2, उसके लिए y की वैल्यू क्या होगी, तो 5/2 का स्क्वायर 25/4 -5/2 -6, एलसीएम ले लो, 25 -10 -24 डिवाइडेड बाय, ठीक है, डिवाइडेड बाय 4, कोई दिक्कत नहीं है, यहां पे ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई किया, नीचे 4 बन गया, यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई किया, 24/4 बन गया, और बाद में बेस कॉमन ले लिया मैंने, तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा देखो, 25 - 4 24, ओके, 1 - 10 मतलब -9/4, तो यहाँ पे कितना आ गया मेरे को, -9/4 आ गया मेरा ये पॉइंट, कोई दिक्कत आपको इसके अंदर, कोई प्रॉब्लम नहीं है, समझ गए, एकदम क्लियर है, मतलब आप लोग अब किसी भी इक्वेशन का, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ निकाल सकते हो, ठीक है। चलिए तो बढ़ते हैं अभी हम लोग आगे, चलो लेट्स गो अहेड, चलिए चलो
अब आते हैं हम लोग अपने मेन वर्क के ऊपर, जो है मेरा सेकेंड काइनामेटिकल इक्वेशन, सेकेंड काइनामेटिक्स इक्वेशन, सेकेंड काइनामेटिक्स इक्वेशन। ठीक है, सेकेंड काइनामेटिक्स इक्वेशन मेरा क्या है? देखो, मेरा सेकेंड काइनामेटिक्स इक्वेशन हम सबको पता है, S इक्वल्स टू ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर, S इक्वल्स टू ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर। ठीक है, अब मुझे इसका ग्राफ ड्रॉ करना है। यहाँ पे मुझे क्या मालूम है, ये इक्वेशन कब काम करता है? जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो। तो a की वैल्यू क्या हो गई? कांस्टेंट हो गई ना बच्चों, a की वैल्यू कांस्टेंट हो गई, प्लस u क्या है मेरा? इनिशियल स्पीड है, वो तो कांस्टेंट ही रहेगा हमेशा। ठीक है, क्योंकि वो एक ही बार आता है, बार बार नहीं आता मोशन में। तो u की वैल्यू भी कांस्टेंट, a की वैल्यू भी कांस्टेंट। तो यहाँ पे मैं क्या इसको ये नहीं बोल सकता कि ये जो s इक्वल्स टू हाफ एटी स्क्वायर है, s इक्वल्स टू एफ ऑफ टी। आराम से बोल सकता हूं मैं कि s मेरा क्या है? टाइम का फंक्शन है। s मेरा क्या है? टाइम का फंक्शन है। तो अब ग्राफ किसके बीच बनेगा? s और t के बीच बनेगा। ग्राफ किसके बीच बनेगा? अब s और t के बीच बनेगा। बस यही तो मुझे जानना था आप लोगों से। आप लोग बड़े होशियार हो एकदम। चलिए, तो आइए ग्राफ निकालते हैं हम लोग अपना। ये मेरा s बन गया और ये मेरा टाइम बन गया t। अब आइए, सबसे पहले भाई रूट्स तो चाहिए, रूट्स तो निकालेंगे ना इसमें, इस इक्वेशन से निकाल लेते हैं। ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर बराबर 0। c की वैल्यू 0 है भाई, यहाँ पे ग्राफ ओरिजिन से पास होगा, डोंट वरी। t कॉमन ले लो, क्या मिल गया? u प्लस हाफ एटी इक्वल्स टू 0। तो एक तो t की वैल्यू 0 मिल गई, दूसरी मुझे यहां पे सॉल्व करनी पड़ेगी। दूसरी क्या मिल जाएगी? u प्लस हाफ एटी इक्वल्स टू 0, u इक्वल्स टू माइनस हाफ एटी। तो t की वैल्यू कितनी मिल जाएगी? माइनस टू यू बाय ए, माइनस टू यू बाय ए। मुझे यहाँ पे क्या मिल गया? इसकी वैल्यू मिल गई। बस खत्म। मतलब मेरे पास दो कोऑर्डिनेट्स हैं। मेरे पास क्या है? मेरे पास दो कोऑर्डिनेट्स हैं यहाँ पर। कैसे? माइनस टू यू बाई ए और एक टी इक्वल्स टू 0। ठीक है बच्चों, चलो आप लोग 2 मिनट ले लो, ये ग्राफ आप लोग अभी खुद से ड्रॉ करो। मैं यहाँ पे आपको टाइम देता हूँ खुद से, चलो ले लो आप लोग। दिया आपको 30-40 सेकंड का टाइम देता हूं मैं, ये ग्राफ आप लोग खुद से ड्रॉ करो। हो गया? सिंपल है ना? चलो देखो, देखो कुछ नहीं करना बच्चों। पी का क्या बोला? माइनस में बोला है, मतलब माइनस टू यू बाई ए में यहाँ पे बोल सकता हूँ कि लेट सपोज कि माइनस टू यू बाई मेरा यहाँ पे होगा और टी इक्वल्स टू 0 मेरा यहाँ पे होगा। तो ये जो ग्राफ मेरा ऐसे बनेगा, वो ऐसे नहीं बनेगा। तो वो ग्राफ मेरा क्या ऐसे नहीं बनेगा? वो ग्राफ मेरा ऐसे बनेगा ना। एक काम करता हूँ मैं, जरा सा ना सिर्फ ग्राफ निकाल लेता हूँ, उसके बाद में एक्सिस रखता हूँ यहाँ पर, ताकि ग्राफ थोड़ा अच्छा सा दिखाई दे। चलो, ये बन गया अपना जुगाड़। ये पॉइंट क्या हो गया? t इक्वल्स टू 0, और ये पॉइंट क्या हो गया? t इक्वल्स टू माइनस टू यू बाय ए। तो ये मेरा ग्राफ बन गया। कोई प्रॉब्लम है इसके अंदर? कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? ग्राफ तो इसलिए बना सकते हो। अब ध्यान से देखना कि यहां पर ये जो है ये स्ट्रेट लाइन सा लग रहा है, बट स्ट्रेट लाइन होगा नहीं। थोड़ा इसको मैं चेंज, अरे यार ये स्ट्रेट लाइन सा लग रहा है ना, बट स्ट्रेट लाइन यहाँ पे बनेगा नहीं। चलो, ये ग्राफ कुछ ऐसा होगा। ठीक है, ग्राफ कुछ ऐसा होगा, बट मुझे क्या पता है? टाइम है, टाइम तो नेगेटिव में होता नहीं है। तो ये जो टर्म है इसका, ये जो टर्म है, ये टर्म मुझे निकालना पड़ेगा, और मैं इसको बेशक यहां से निकाल दूंगा। ठीक है, मैं इसको बेशक यहां से निकाल दूंगा। मुझे ये टर्म चाहिए ही नहीं, मुझे ये टर्म चाहिए ही नहीं। तो ये मेरा ग्राफ बन गया किसका? s इक्वल्स टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर का। s इक्वल्स टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, क्योंकि ये पैराबोला बनाएगा।
क्या बनाएगा बच्चों, ये पैराबोला बनाएगा। चलो कोई नहीं, अब थोड़ा सा हम लोग एक काम और कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, देखो आप लोग चाहो तो इसकी कोऑर्डिनेट्स भी निकाल सकते हो, बट वो मैं सेकंड इक्वेशन में निकालता हूं। जैसे कि मैंने इसको यहाँ पे प्लस में लिया है ना, अब मैं इसको सेकंड टाइम में क्या लूंगा मालूम है। अब देखो ये जो ग्राफ है, ये क्या है मेरा, ये मेरा है ओपनिंग अपवर्ड पैराबोला। क्या है मेरा, ये ओपनिंग अपवर्ड पैराबोला, ठीक है। चलो अब ध्यान से देखना, जो मेरा सेकंड इक्वेशन है वो क्या होगा, सेम इसका मैं उल्टा कर दूंगा, ut माइनस हाफ एटी स्क्वायर। देखो अब यहाँ पे टी स्क्वायर का जो कंपोनेंट है, टी स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है वो क्या है, माइनस में है। जब ये माइनस में है तो मेरा ग्राफ कैसा बनेगा, डाउनवर्ड पैराबोला बनेगा। कैसा बनेगा, ये डाउनवर्ड पैराबोला बनेगा, ठीक है। जब ये मेरा डाउनवर्ड पैराबोला बनेगा तो क्या होगा यहाँ पर देखो, जब ये मेरा डाउनवर्ड पैराबोला यहां पर बनेगा तो सबसे पहली बात, u तो मेरा क्या है यहां पर, कांस्टेंट है, ठीक है। a की वैल्यू लेस देन 0 है, तो इससे मैं क्या बोल सकता हूं, इट इज ओपनिंग डाउनवर्ड पैराबोला, इट इज ओपनिंग डाउनवर्ड पैराबोला। ओके, कोई दिक्कत की, ये क्या है मेरा ओपनिंग डाउनवर्ड पैराबोला है, ठीक है। ठीक है बच्चों, ये मेरा ओपनिंग डाउनवर्ड पैराबोला है। तो अब यहाँ पे मैं अगर ग्राफ बनाता हूं, यहाँ पे अगर मैं अब ग्राफ बनाता हूं तो ग्राफ मेरा कैसा बनेगा, देखो पहली बात मुझे कोऑर्डिनेट्स की जरूरत होगी, तो ut माइनस हाफ एटी स्क्वायर इक्वल्स टू 0 कर दूंगा मैं, ठीक है। और यहाँ पे क्या क्या ले सकता हूं मैं, t कॉमन ले सकता हूं, यहाँ पर t क्या मिल जाएगा मुझे, u माइनस हाफ एटी इक्वल्स टू 0। ये आप लोग सॉल्व कर लेना, मुझे t मिल जाएगा 0 और दूसरा t मुझे मिल जाएगा 2u बाय a, ठीक है। अब ध्यान देने वाली बात क्या मालूम है, ये भले डाउनवर्ड पैराबोला है, ये भले डाउनवर्ड पैराबोला है, बट इसके दोनों जो रूट्स मिले हैं वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस में मिले हैं। तो भैया चलो पॉजिटिव एक्स एक्सिस में एक तो ओरिजिन से पास होगा, इसमें नेगेटिव नहीं है, तो एक तो ओरिजिन से पास होगा और ऐसे जाएगा, तो ये मेरा ग्राफ बन गया। देखो ये पॉइंट मेरा क्या होगा, t इक्वल्स टू 0 होगा, ये पॉइंट मेरा क्या होगा, t इक्वल्स टू 2u बाय a होगा, ठीक है। अब मुझे बस इस पॉइंट्स की तलाश है। देखो इसका कोऑर्डिनेट क्या, इसका कोऑर्डिनेट क्या बन जाएगा, देखो इसका कोऑर्डिनेट क्या बन जाएगा, ये कोऑर्डिनेट मेरा बन जाएगा, ये टोटल क्या 2u बाय a है, तो ये मेरा बन जाएगा u बाय a कॉमा 0। इसका x कोऑर्डिनेट बन जाएगा u बाय a, बट मुझे इसका y कोऑर्डिनेट चाहिए, तो कुछ नहीं करना, मतलब मुझे ये देखो ये s और t के बीच का ग्राफ है ना, तो मुझे इसका s का वैल्यू चाहिए, तो कुछ नहीं करना है, s इक्वल्स टू ut माइनस हाफ एटी स्क्वायर है, t की इस वैल्यू के लिए मुझे s निकालना है, तो s इक्वल्स टू u इंटू टी की वैल्यू रख दो, u बाय a माइनस हाफ a इंटू u बाय a का होल स्क्वायर, क्या मिल जाएगा, u स्क्वायर बाय a माइनस हाफ इंटू, देखो माइनस हाफ इंटू a इंटू यू स्क्वायर बाय a स्क्वायर, तो a से a कैंसिल हुआ, क्या मिल गया, u स्क्वायर बाय a माइनस यू स्क्वायर बाय 2a, आंसर क्या आ गया, यू स्क्वायर बाय a आ गया। क्रॉस मल्टीप्लाई करके देख लेना, नहीं तो यू स्क्वायर बाय कॉमन निकालोगे तो 1 माइनस 1 बाय 2 होगा, तो वो कितना मिल जाएगा, यू स्क्वायर बाय 2a ही मुझे मिलेगा। कोई दिक्कत है, कितना मिल जाएगा, यू स्क्वायर बाय 2a मुझे मिल जाएगा, बस वो यहाँ पे रख दो। इसका y कोऑर्डिनेट कितना आएगा, यू स्क्वायर बाय 2a आएगा, तो मतलब यहाँ पे वैल्यू क्या होगी इसकी, यू स्क्वायर बाय 2a, कोऑर्डिनेट्स के टर्म में 0 कॉमा यू स्क्वायर बाय 2a, ठीक है बच्चों। अब देखो, अब आप लोग किसी भी इक्वेशन का मतलब किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ आराम से निकाल सकते हो। लेट सपोज मैंने जो अभी t के x के टर्म में लिया था, कहाँ गया वो इक्वेशन, कहाँ, ये रहा, ठीक है। अब इसका ग्राफ निकालते हैं हम लोग, ठीक है। मैं इसको t के टर्म्स में लिख देता हूं, चलिए अरे क्या हो रहा है इसको, मैं इसको लिख देता हूं
एस इक्वल्स टू 40 स्क्वायर माइनस 40 प्लस 4 प्लस 1, ठीक है, प्लस 1। अब यहां पे मुझे इसका ग्राफ निकालना है, तो कुछ नहीं करना है, पुट एस इक्वल्स टू 0, क्या मिल गया 40 स्क्वायर माइनस 40 प्लस 1 इक्वल्स टू 0। टी की वैल्यू क्या मिल गई, टी की वैल्यू मुझे पीछे क्या मिल गई थी, देखो एक्स की वैल्यू पीछे क्या मिली थी मुझे 1/2 मिली थी, सेम वैल्यू मिली थी, क्या मिली थी, सेम वैल्यू मिली थी, सेम रूट्स मिले थे, मतलब टी की वैल्यू यहाँ पे क्या होगी 0 होगी, तो 1/2 कॉमा 1/2, मतलब देख लो सेम रूट्स मिल गए मुझे, मतलब ये ग्राफ सिर्फ एक जगह टच करेगा, ये ग्राफ सिर्फ और सिर्फ एक जगह ही टच करेगा, ठीक है। देखो अब यहाँ पे जानने वाली बात क्या मालूम है, यहाँ पे सी का वैल्यू दिया हुआ है +1, सी का वैल्यू +1 दिया हुआ है, मतलब वो ग्राफ कहीं यहां से ऐसे निकलेगा और ऐसे जाएगा, ठीक है, ये ग्राफ कहीं यहां से ऐसे निकल के ऐसे जाएगा, जहां पे ये वैल्यू क्या होगी 0,1 होगी, मतलब ये लेंथ मेरा 1 है, फिर उसके बाद में उसने यहाँ पे इसको टच किया है, तो ये क्या बन जाएगा 1/2,0 बन जाएगा। अब देखो अब ये ग्राफ ना बहुत सारी बातें बता रहा है, बताने का मतलब है कि लेट सपोज कि अगर मैं बोलूं कि यहाँ पे ऑब्जेक्ट था, उसने t इक्वल्स टू 0 पे चलना स्टार्ट किया, वो गया गया गया, फिर क्या हो रहा है देखो ना, वो वापिस अपने पोजीशन पे रिटर्न आ रहा है, यहां पर भी क्या बोल सकता हूं मैं, इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, इसका y कोऑर्डिनेट फिर से 1 बन गया है, इसका y कोऑर्डिनेट क्या बन गया, फिर से 1 बन गया है, तो आप लोग यहाँ पे ये बोल सकते हो कि ये जो पार्टिकल है, ठीक है, कि ये जो पार्टिकल है यहां से चला चला चला, देखो ये s और ये t है, ठीक है, किसी टाइम पे जाके क्या हो गया, इसकी डिस्टेंस क्या हो गई, यहाँ पे इसकी वैल्यू 0 है ना, क्या है इसकी वैल्यू यहाँ पे 0 है, तो ये रुका, फिर से ये क्या किया, इसने कम बैक किया और अपने ओरिजिनल पोजीशन पे क्या हुआ, वापस गया, देखो ये अपने ओरिजिनल पोजीशन पे वापस चला गया, ठीक है। देखो अब अभी ना इसको फिजिक्स से कंपेयर करने की जरूरत नहीं है, आप लोग सिर्फ इस ग्राफ को समझो कि ग्राफ आपको कहना क्या चाहता है, ठीक है, निकाल लो। ठीक है बच्चों, निकाल लिया, कोई डाउट नहीं है, आ जाओ। एक बार ना वापस समझने का ट्राई करते हैं, लेट्स सपोज कि यहां से ये ऑब्जेक्ट चलना स्टार्ट हुआ t इक्वल्स टू 0 पे, t इक्वल्स टू 0 पे मतलब जो कंडीशन दिया है वही लो कि ये ऑब्जेक्ट मेरा यहां पे था, ठीक है, कितने डिस्टेंस पे 1 मीटर पे, देखो ना t को 0 करोगे तो भी 1 मीटर दूरी पे ये है, ठीक है, उसने यहां से चलना स्टार्ट किया, जब उसने यहां से चलना स्टार्ट किया तो ये जब वापस इस पोजीशन पे आएगा तो टाइम कितना हो रहा होगा 1/2 होगा, ठीक है, ये वापस अपने इसी पोजीशन पे आएगा इनिशियल पॉइंट पे, जहां पर इसकी वैल्यू क्या होगी 0 होगी, मतलब मेरा डिस्प्लेसमेंट क्या होगा 0 होगा, और उसके बाद में ये आगे निकल जाएगा, ठीक है बच्चों। आई होप कि आपको ये जो बेसिक बात है थोड़ी समझ में आई होगी, दिक्कत मत लेना, हम लोग काइनेमेटिक्स में फिर से ये सब चीजें वापस देखेंगे, केवल अभी आपको जो चीज समझने की ग्राफ ड्रॉ कैसे करना है और ग्राफ हमको बता क्या रहा है, ठीक है बच्चों। चलो तो यहां पे हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला जो टॉपिक है वो खत्म होता है, इसकी एक डीपीपी की शीट आपको टेलीग्राम के चैनल में मिल जाएगी, ठीक है बच्चों, तो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को टेलीग्राम चैनल का लिंक भी मिल जाएगा, बस डीपीपी आप लोगों को सॉल्व करनी है, अगर आपको उसका वीडियो सॉल्यूशन भी चाहिए तो आप हमको कमेंट सेक्शन में बताइए कि सर हमको उसका वीडियो सॉल्यूशन भी चाहिए, तो हम लोग वीडियो सॉल्यूशन भी बनाकर देने की पूरी कोशिश करेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है, बट मैं उसकी सॉल्यूशन वीडियो भी आप प्रोवाइड करवा दूंगा, जिससे कि आपको वीडियो सॉल्यूशन की जरूरत ही ना पड़े, ठीक है बच्चों। चलो तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, टिल देन टाटा बाय, जय हिंद जय भारत। जैसे कि आप सबको मालूम है कि हमने 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़, 2 काइनेमेटिकल इक्वेशन पढ़ ली है, तीसरा बाकी है v² = u² - 4 v² = u² + 2as वाला, ठीक है, उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, फिर उसके बाद में आपका स्टार्ट करने वाला हूं डिफरेंशिएशन का टॉपिक, ठीक है। तो ये जो बेसिक मैथ्स की जो सीरीज है इसको कंटिन्यूएशन पे फॉलो करना, जो मैं खत्म करने वाला हूं वेक्टर्स के ऊपर, ठीक है,
जो आपका खत्म होगा वेक्टर्स के टॉपिक पर। ठीक है, मे बी अप्रोक्स कम से कम 15 दिन जाएगा इसके अंदर। बस आप लोग टिके रहो, बने रहो। एक बार बेसिक मैथ्स आपने पूरी वेक्टर्स के साथ पढ़ ली तो फिजिक्स में किसी भी पॉइंट पे आपको ज्यादा तकलीफ आने वाली नहीं है। समझ गए, इजिली कैलकुलेशन में आप वहां पे निकल जाओगे। चलो, तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट टाइम।